आधे मार्क्स से मैं मेंस क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। सीटी स्कैन होता है, 7 दिसंबर को वो रिपोर्ट आता है और उसमें ब्रेन ट्यूमर निकलता है। आगे की जो लाइफ होगी उसमें उसको अपंग रहकर गुजारना होगा। फिर से मैं तैयारी करता हूँ, 4 जून को जाकर पेपर लिखता हूँ। मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसमें मेरा नाम दीपक प्रकाश वहाँ दिखता है और मुझे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेरा फ्रेंड कॉल करता है, बोलता है दीपक यू क्रैक। मेरा नाम दीपक प्रकाश और मैं जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। बात 2002 की है। मैं हमेशा से एनडीए में जाना चाहता था, हमेशा से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस निकालना चाहता था। मात्र 10 वर्ष उम्र थी और मिलिट्री स्कूल चैल का एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट हुआ। रिजल्ट होने के बाद जब मेरा मेडिकल था, अनफॉर्चुनेटली मेरी डायग्नोसिस होती है रूमेटिक हार्ट फीवर और यूटीआई से। एम्स में 17 दिन भर्ती रहा। रूमेटिक हार्ट फीवर हो चुका था और डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन उन्होंने बोला कि ये अगले 6 साल तक अगर तुम्हें ठीक से रहना है तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना होगा। 2002 से 2008 तक पेनिड्योर का इंजेक्शन हर 21-21 दिन पर मुझे लगता था। भगवान की दया से मेरे हार्ट के वाल्व्स को कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई। यहाँ मैं गंगा इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली से क्लास 10th एग्जामिनेशन पास करता हूँ। सारे पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं आईआईटी करूँ और उसके बाद मैं बंसल क्लासेस कोटा में एडमिशन लेता हूँ। उसी दौरान 1 महीने के दौरान प्रतिदिन मुझे सर में दर्द होता था। इट वॉज बिकमिंग अनबियरेबल। रोज का ये था, शाम में 5 बजे से 6 बजे से मुझे हेड पेन होना शुरू होता था एंड आई वॉज अनेबल टू इवन कवर द होल सिलेबस। वहीं एक लोकल डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ और वो मुझे एक चश्मा दे देते हैं। मुझे 1 महीने के बाद ये शायद रियलाइज हुआ कि शायद कोटा मेरे लिए फिट नहीं है और मई में ही 2008 मई में मैं डिसाइड करता हूँ कि कोटा से मुझे रिटर्न होना है। मैं वापस आ जाता हूँ घर और डीपीएस रांची में जुलाई में एडमिशन लेता हूँ। आज भी मुझे वो शाम याद है, 19 नवंबर का शाम था। शाम के 5 बजे मैं स्कूल से लौटा था और लौटने के बाद बहुत ज़्यादा हेड पेन हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि सारा वर्ल्ड जो है क्रैश उस दिन हो रहा है। मतलब 3 घंटे के लिए 5 से 8 आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विथ मी। कुछ रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि मुझे जाकर डॉक्टर के सिन्हा से मिलना चाहिए, रांची के प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन हैं वो। मुझे उनसे 6 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला, 6 दिसंबर। मैं उनके पास जाता हूँ, सीटी स्कैन होता है, 7 दिसंबर को वो रिपोर्ट आता है और उसमें ब्रेन ट्यूमर निकलता है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हेडेक में जनरली ब्रेन ट्यूमर होता नहीं है और ब्रेन ट्यूमर भी बेटा काफी बड़े साइज का हो चुका है, तो अब इसको सर्जिकली ही इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर मैं तुम्हारा ट्यूमर निकालता हूँ तो उस केस में चांसेस हैं कि तुम्हारा पूरा राइट साइड में पैरालिसिस मार देगा। तुम पैरालाइज्ड हो जाओगे थ्रू आउट योर लाइफ। जब तक जियोगे यू वुड रिमेन पैरालाइज्ड। मात्र 16 साल के बच्चे का ही ऐसा सुनना, ब्रेन ट्यूमर उसे हो चुका है, यही काफी बड़ा सेटबैक था। और ये तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब 16 साल से आगे की जो लाइफ होगी उसमें उसको अपंग रहकर गुजारना होगा। इट वॉज लाइक अ डार्क मोमेंट फॉर मी। मैंने आज तक लाइफ में वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि दीपक मैं ऐसा करता हूँ कि 60% ट्यूमर आपका बेटा मैं रिमूव करता हूँ और 40% ट्यूमर आपके ब्रेन में रहने दूंगा और उसका बार बार हम लोग चेक करेंगे कि कहीं वो ट्यूमर ग्रो तो नहीं कर रहा है। मुझे आज भी याद है मैंने ये कहा था डॉक्टर को, अगर मेरा पूरा ट्यूमर आपको निकालना पड़े और उस केस में आपको लगता है कि मुझे पैरालिसिस मार चुका है तो प्लीज मुझे ऑपरेशन टेबल पर ही मार दें। फॉर्चुनेटली डॉक्टर राजशेखर ने 60% ट्यूमर निकाला और मैं आपके सामने आज भी वैसे खड़ा हूं। 40% ट्यूमर आज भी मेरे ब्रेन के अंदर है। बैक टू बैक 2 बीमारी, एक बार रूमेटिक हार्ट फीवर और दूसरी तरफ अकाउस्टिक श्वानोमा, मेरा ब्रेन ट्यूमर। अभी तो ये मेरी अर्ली जर्नी है, अभी तो यूपीएससी जर्नी में मैं पहुंचा भी नहीं हूं। वहां आप सुनोगे तो और स्तब्ध होगे, आपको शॉक लगेगा कि क्या क्या मैंने फेस किया है। अब यहां से यूपीएससी की ओर मैं टर्न लेता हूं। कुछ ऐसी घटना घटी, एक लेडीज, एक विडो मेरे घर पे आती हैं और वो मेरे पिताजी से बोलती हैं कि मुझे पेंशन कार्ड बनवा दीजिए प्लीज। मेरे पिताजी का अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन था। मैंने उन्हें बोला प्यार से कि आप क्यों नहीं किसी विधायक या एमपी को बोलते हैं कि वो उनका
विडो कार्ड, पेंशन कार्ड वो बनवा दें। मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये काम विधायक और एमपी का नहीं है, इट कैन बी डन ओनली बाय सम मजिस्ट्रेट, द वन हु हैज मजिस्टेरियल पावर। एसडीएम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब मेरा फोकस सिविल सर्विसेज की ओर शिफ्ट होता है। मुझे लगा कि अगर मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं तो मैं कितना ज़्यादा सोसाइटी में इंटरवेंशन करके मैं कितने लोगों की जिंदगी को सुधार सकता हूं। आई कैन बी अ चेंज मेकर इन अ सोसाइटी। बहुत अच्छा लगा। सो आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ डूइंग साइंस मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज से करूंगा। क्लास 12th का एग्जाम देता हूं और पूरे बिहार में मेरा 9th रैंक आता है। पहला 8 रैंक सारी की सारी लड़कियां लोग ऑक्युपाई करती है एंड आई वाज द बॉय टॉपर। इसी खुशी में कि बिहार में मेरा 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, मैं अपनी जिंदगी के सारे पुराने चैप्टर्स को मिटाकर आगे फिर से बाहर निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया। यहाँ मेरा एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में पॉलिटिकल साइंस कोर्स में हुआ। मैं इसी बीच ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स चल रहा था, किसी ने बताया कि दीपक तुम्हें हायर एजुकेशन का भी एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं जीआरई एग्जाम देता हूँ। मैं 2014 जुलाई में मैं अमेरिका मूव कर जाता हूँ। वहाँ से मैं मास्टर्स करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। कुछ जॉब ऑफर्स भी आए, लेकिन उन जॉब ऑफर्स को यूपीएससी के लिए ठुकरा कर मैं वापस इंडिया आता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मुझे यूपीएससी करना है। मुझे इस जहाँ भी, जिस सोसाइटी में जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। मैं 2018 में पहली बार सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स देता हूँ। उस साल जनरल कट ऑफ 98 था और मेरा मार्क्स आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आई गॉट 97.5। आधे मार्क्स से मैं मेंस क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। अब मुझे ये समझ में आता है कि वो सारे बच्चे जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह जाते हैं, उनका पेन को मैं अब समझ सकता हूँ। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इन यूपीएससी इवन हाफ मार्क्स मैटर, लीव अलोन 1 मार्क्स 2 मार्क्स, आधा मार्क्स भी वहां मैटर करता है। लेकिन क्योंकि मैं यूपीएससी जर्नी की बात कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बताया, बट द मोस्ट इवेंटफुल थिंग दैट हैपेंड इन माय यूपीएससी जर्नी, इट हैपेंड इन 2021। 2021 का जो जर्नी था वो इट वाज शॉकिंग। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, यही मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। मैं शुरू करता हूं। 14 फरवरी 2019 को मैं शादी करता हूं। अपनी पुरानी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मेरी शादी होती है। एंड देन इन 2021 while I was preparing for UPSC, उसी समय शी इज प्रेग्नेंट। उसका ड्यू डेट जो था वो एक्सपेक्टेड था 3rd वीक एंड 4th वीक ऑफ सितंबर। 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सितंबर में उसका ड्यू डेट एक्सपेक्टेड है और मैं इधर दिल्ली में प्री की तैयारी कर रहा हूँ और शी इज इन रांची। 25 सितंबर के शाम में 5 बजे उसको पेन होता है, लेबर पेन होता है। मेरी बीबी अपनी मम्मी को कहती है कि प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, मैं बच्चे का मूवमेंट फील नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद ऑपरेट होता है, बच्चा अंदर ही खत्म हो चुका था। अभी मैं 26 को ऐसा हुआ, मैं इधर प्रीलिम्स छोड़कर वापस मैं रांची चला जाता हूँ। जिस दिन ऑपरेशन हुआ मैं वाइफ के साथ था। हर कंडीशन वॉज सीरियस। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट मेरी वाइफ बची। ऑन 8 अक्टूबर वो मुझे बोलती है कि गो एंड राइट प्रीलिम्स। मैं अभी रांची में हूँ। 10 अक्टूबर 2021 को मेरा प्रीलिम्स होना है और मैं 8 अक्टूबर 2021 को अभी रांची में हूँ। मेरा प्रीलिम्स का सेंटर दिल्ली में है और मैंने प्लान बना रखा था कि मुझे प्री नहीं देना है। वो मुझे बोलती है कि प्लीज जाओ, जो बच्चा गया है उसके लिए जाओ। प्री का एग्जाम 10 अक्टूबर को देने जाता हूँ, लेकिन फादर की फीलिंग कहाँ से भुला पाऊँ। वो फीलिंग उस समय तक जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे बार बार वो मई का, जून का अपनी वाइफ के साथ, जो मैं बेबी बम्प के साथ उसका फोटो साथ में लेता था, वो सब याद आ रहे थे। एग्जाम दे रहा था बट साथ में आंख से आंसू भी टपक रहे थे। किसी तरीके से मैं एग्जाम लिखता हूँ और 11 अक्टूबर को वापस मैं रांची चला जाता हूँ अपनी वाइफ के पास। अगले 18 दिन ये मुझे पता है कि मैंने कैसे गुजारे हैं। मैंने कोई की से ना मिलाया, ना ये चेक किया कि मैं प्री निकालूंगा या नहीं निकालूंगा। 29 अक्टूबर को मेरा फ्रेंड कॉल करता है, बोलता है दीपक यू क्रैक्ड प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हो गया।
अब मेरे पास मात्र 65 दिन बचे थे मेंस की तैयारी के लिए। ऐसे चलते चलते 7 जनवरी आ गया। 7 जनवरी को पहला पेपर, 8-9 को GS1, GS2, GS3, GS4 एंड देन 15-16 को ऑप्शनल प्लस अदर सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स, वो उसका एग्जाम देता हूँ। ये सब एग्जाम देने के बाद भी कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में अपने बच्चे को नहीं भूल पा रहा था। तभी समय आ जाता है 17 मार्च को यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर करती है। होली के एक दिन पहले मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसमें मेरा नाम दीपक प्रकाश वहाँ दिखता है और मुझे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ और फिर रियलाइज़ करता हूँ कि इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया है, हो जाएगा। बट एक बात मैं यूपीएससी के बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ सामने दिखता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सच है, सत्य है। जब 30 मई को रिजल्ट फाइनली यूपीएससी पब्लिश करती है तो उसमें कोई दीपक प्रकाश का नाम नहीं होता है। मैं उधर नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। अगेन एक शॉक लगता है क्योंकि 30 मई को रिजल्ट आता है और 4 जून को अगला प्री का पेपर है। 5 दिनों के बाद करूं तो क्या करूं? रूमेटिक हार्ट फीवर से लड़ा, ब्रेन ट्यूमर से लड़ा, बच्चे के डेथ से लड़ा, फिर से फाइनली इंटरव्यू में जाकर फिर से गिरता हूँ, फिर से उठना है 5 दिनों के बाद। 31 मई को दिल्ली वापस आता हूँ क्योंकि मेरा फिर से सेंटर दिल्ली ही था। 4 जून को दिल्ली में एग्जाम होता है। क्या आपको लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए थी उस समय? मैं डिसाइड किया नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अंदर से आवाज आ रही थी। पापा को बोलता हूँ कि पापा कल ही मैं दिल्ली जाता हूँ। 31 को फिर से वापस दिल्ली आया। 31 को वापस आने के बाद वो 3 दिन में जो भी ह्यूमनली पॉसिबल था वो फिर से मैं तैयारी करता हूँ। 4 जून को जाकर पेपर लिखता हूँ। जब रिजल्ट 20 दिनों के बाद पब्लिश होता है, 19वां दिन, तो उसमें फिर से दीपक प्रकाश का नाम दिखता है। फिर से मैं मेंस की तैयारी करता हूँ, लेकिन इस बार मेंस की तैयारी के बाद मेरे मार्क्स ऐसे में काफ़ी कम आए, जिस वजह से मेरा लिस्ट में नाम फिर से नहीं था। इतनी सारी बीमारियां, यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म। मुझे भी औरों की तरह लगा कि मुझे एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए, लोगों से बात करना बंद कर देना चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतनी आसानी से जिंदगी को कैसे हार जाने दूं। मेरा तो अल्टीमेट सपना यही था ना कि मैं लोगों की सेवा करूं। यूपीएससी एक माध्यम था। जब यूपीएससी का फाइनल जर्नी एग्जॉस्ट किया तो मैं एस्पायर आईएएस दिल्ली और एसीक्यू आईएएस में ऑलरेडी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर का ऑप्शनल पढ़ा रहा था और GS2 का मैं वहां फैकल्टी था। मैं एसीक्यू आईएएस भुवनेश्वर में भी पढ़ा रहा था, बट कुछ कारणों की वजह से मैं 17 सितंबर 2023 को वहां से रेजिग्नेशन मैंने दे दिया। उनमें से कुछ कारण ये भी हैं कि मैनेजमेंट को ये दिक्कत थी कि मैं बच्चों के साथ इतना लगाव ना रखूं। दे ट्रीटेड मी इन एन इनडिग्निफाइड वे। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में वो मांझी क्या डायलॉग उस समय भी कौंध रहा था। मैं उस मगध की धरती से आता हूं जहां दिल टूटने पर लोग पहाड़ तोड़ देते हैं। यहां तो सिर्फ मेरा दिल ही नहीं टूटा था, मेरा सपना टूटा था। 100 से ज्यादा बच्चों की उम्मीद टूटी थी। मैंने सोचा क्यों ना एक अलग टाइप का इंस्टीट्यूशन खोलूं। इसी जोश टॉक के माध्यम से मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि जनवरी 2024 में मैं अपना इंस्टीट्यूशन पटना में आईएएस एकेडमी खोलने वाला हूं। और एम उसका सिंपल 3 फोल्ड्स है। जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार के बच्चों को फेस हो। पहला प्रॉब्लम इज टू मच मनी एक्सपेंडिचर इन दिल्ली। बहुत ज्यादा, मिनिमम एक बच्चे को 5 लाख रुपया दिल्ली में सरवाइव करने के लिए ईयरली चाहिए, फी प्लस एकोमोडेशन, अगर आप घर से बाहर रह रहे हो, विच इज वेरी कॉस्टली फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं उसको आधे से भी कम पर लाना चाहता हूँ। दैट्स द वन थिंग। सेकेंड थिंग, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विच इज एब्सेंट इन मेनी रीजनल प्लेसेस। क्यों बच्चों को अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को छोड़कर दिल्ली में ही आना है? मैं खुद ही दिल्ली के पोल्यूशन से काफी ज्यादा प्रभावित रहा उन 5 सालों में। एंड थर्ड, दैट इज द
हैविंग एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक ऑर्डिनरी स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग।